नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। डिस्कशन करेंगे आज रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि अनुसंधान अभिक्षमता। करेंगे कुछ क्वेश्चंस हाइपोथेसिस की यानी कि परिकल्पना के, और कंसेप्ट को समझेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हाइपोथेसिस का यानी कि परिकल्पना का। एग्जामिनेशन में जब भी यूनिट नंबर 2 यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड अनुसंधान अभिक्षमता से प्रश्न आते हैं तो एक प्रश्न दो प्रश्न घुमा फिरा करके हाइपोथेसिस से जरूर पूछ लेता है। हाइपोथेसिस बेसिकली रिसर्च के जो स्टेप्स हैं ये उनके अंदर में यूज किया जाता है। एंड क्या कुछ है इसके अंदर में आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग कुछ 2 मिनट पहले लाइव सेशन कर रहे थे और वहां पे बहुत ज्यादा नेटवर्क का इश्यू हो रहा था। इस वजह से वापस से मुझे ये क्लास लेनी पड़ रही है और आपके लिए अपलोड मैं कर रही हूँ। आप इस सेशन को आराम से देखिए और अपने कंसेप्ट को दूर करिए। सभी को गुड इवनिंग है, सभी को हेलो है, सभी को राम राम है, सभी को सत श्री अकाल है। अभिवादन के जो भी शब्द आपको प्रिय लगते हैं उन्हीं शब्दों में आप सभी का स्वागत है। फटाफट से आज का सेशन शुरू करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोशल मीडिया हैंडल्स को देख लीजिए, यहाँ पे मिल जाएगी आपको पीडीएफ आज के सेशन की, जो भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसका। एंड प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं या क्लासेस की डिटेल्स भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको यही मिल जाएगी। काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मेरे से कि मैम आपकी क्लास का टाइमिंग क्या है एंड कितना पेमेंट करे कि आपकी क्लास हम ले सके। तो उनके लिए बता दूं, मेरी क्लास फ्री है, आपको कुछ रुपए देना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। सिर्फ रोज शाम को 9 बजे आपको हमारी क्लास लेनी है इत्मीनान से। और वक्त मुझे मिलता है तो मैं 4 से 5 के बीच में भी क्लास ले लेती हूँ हर रोज शाम को। तो ये डिपेंडिंग की मेरी अवेलेबिलिटी और मेरी फ्री टाइम के ऊपर में, और मुझे वक्त मिलता है क्लास लेने का, सेशन लेने का, तो मैं एक क्लास और ले लेती हूँ क्योंकि और भी कुछ पर्सनल चीजें हैं एंड पर्सनल वर्क्स होते हैं, उनके अलावा वक्त बच जाता है तो मैं यहाँ पे क्लास ले लेती हूँ। ये क्लास लूंगी या नहीं लूंगी इसका अपडेट सब कुछ यहाँ पे मैं आपको टेलीग्राम पे प्रॉपर तरीके से बता देती हूँ। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम से जरूर से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपके सामने भी लिंक है, ठीक है। बाकी के सोशल मीडिया हैंडल्स देख लीजिए। और टीचिंग एप्टीट्यूड की कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बता दिया है, वो आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही रिसर्च एप्टीट्यूड के काफी सारे सेशन हमने ऑलरेडी कर लिए, ये 6ठा सेशन है। इसके पहले 5 सेशन में आपको ले चुकी हूँ, उन सेशन को जरूर से देख लेना। और बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी अलग से पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, आप यहाँ पे एक बार विजिट कर लोगे तो थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर ऑलरेडी जुड़े हुए हो तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाइपोथेसिस क्या होती है यानी कि परिकल्पना क्या होती है। कोई भी रिसर्चर या शोधकर्ता जब किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर में या किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर में शोध करता है, स्टडी करता है, तो एक आधार उसको चाहिए होता है। उस आधार का वो सहारा लेकर के स्टडी करता है। वो आधार क्या होती है? परिकल्पना। हाइपोथेसिस वो बनाता है, एक परिकल्पना बनाता है, एक अनुमान लगाता है, एक आइडिया प्रपोज करता है और उसी के आधार पर वो एक आर्ग्यूमेंट देता है, एक स्टेटमेंट देता है, उसी को वो टेस्ट करता है। पूरी उसकी जो रिसर्च होती है, पूरी जो स्टडी होती है, उसी आर्ग्यूमेंट को, उसी स्टेटमेंट को, उसी हाइपोथेसिस को, उसी अजम्पशन को टेस्ट करने में वो लगा देता है और देखता है कि क्या जो उसने सोच करके ये स्टडी किया वो सही है या गलत है। सही होता है तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, गलत होता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अभी ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। एक बात समझ में आई, कोई भी शोधकर्ता जब रिसर्च करता है तो हमेशा एक आधार बना करके और वो आधार उसका हमेशा स्टेटमेंट बेस्ड होगा, है ना। आप कोई आधार ऐसे हवा में तो बनाएंगे नहीं। आधार का जो भी एक मूर्त रूप तो देंगे ना आप, मूर्त रूप। तो मूर्त रूप यहाँ पे क्या होता है? स्टेटमेंट के फॉर्म में आप देते हो। तो ये एक तरीके की प्रिडिक्शन होती है, मतलब एक अनुमान लगाते हैं एंड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम ऑफ स्टडी, जिसमें आप बताते हो कि जो आपकी स्टडी है, जो आप शोध कर रहे हो, उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। मतलब किसी अध्ययन के संभावित परिणाम, पॉसिबल आउटकम, संभावित परिणाम के संबंध में किसी प्रकार की भविष्यवाणी। आप सपोज करिए रिसर्च कर रहे हैं कि भारत में लिटरेसी रेट कितना है, मेल और फीमेल के बीच में कितना है। अब आप ऐसे ही तो निकल नहीं जाएंगे रिसर्च करने के लिए, आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे कि पुरुषों की लिटरेसी रेट ज्यादा है, महिलाओं की कम है, या पुरुषों और महिलाओं की दोनों की ही कम है। कुछ तो एक आधार बनाएंगे ना जिसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे। फिर आपके रिसर्च का लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलेगा, है ना। अगर आप बिना कोई स्टेटमेंट बनाए कोई काम करेंगे तो फिर आप क्या बोल पाएंगे कि आपने क्या कोर्स वर्क किया, क्या रिसर्च किया, क्या स्टडी किया। तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या? परिकल्पना। अब देखिए,
हाइपोथेसिस हमेशा एक संभावित प्रस्ताव होता है, कोई फिक्स बात आप नहीं बोलते हो, आप बोलते हो चांसेस, हो सकता है, नहीं हो सकता है, परिकल्पना, इसीलिए बोलते हैं टेंटेटिव प्रोपोजिशन है, संभावित प्रस्ताव होता है जिसकी बाद में स्वीकृति होती है, बाद में माने लास्ट में स्वीकृति होती है या उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो वैलिडिटी होती है हाइपोथेसिस की वो अननोन होती है, मतलब हमें नहीं पता होता है कि जिसकी वैधता है, जो हम परिकल्पना बना रहे हैं वो क्या है। हम एक हवा में कोई परिकल्पना बनाते हैं और परिकल्पना को एक स्टेटमेंट दे देते हैं अपने और उसी के ऊपर पूरी रिसर्च करते हैं। ये हमेशा जनरलाइजेबल होती है, मतलब सामान्यकृत होनी चाहिए। जो आपकी हाइपोथेसिस होती है वो हमेशा सामान्यकृत होनी चाहिए, जनरलाइजेबल होनी चाहिए। सामान्य परिकल्पना बनाएंगे, ऐसी चीज जिसपे आप रिसर्च कर सको। ऐसी कोई परिकल्पना आप नहीं बनाएंगे जो कि असोचनीय हो, अविकल्पनीय हो या फीजिबल ना हो। आप धरती पे रह करके इंसानों के बीच में हैं, आप मार्स का और कुछ ऐसा हवा में कुछ ऐसा परिकल्पना, आप वही चीज बनाएंगे, ऐसी परिकल्पना जिसको आप टेस्ट कर सके। आप ऐसी कोई परिकल्पना नहीं बनाएंगे जो आप टेस्ट ना कर सके, ठीक है। टेस्टेबल होना चाहिए बिल्कुल, कि आप अपने कुछ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला का यूज करके और टूल्स का यूज करके एक्सपेरिमेंटेड वे में या फॉर्मूला का यूज करके आप टेस्ट कर सके उस बात को जो आपने एक बात बोली है। जो हाइपोथेसिस होते हैं ये इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि ये शोधकर्ता को, यानी कि रिसर्चर को, यानी कि हमारे आपके जैसे लोग जो शोध करते हैं उनको ये मजबूर करती है कि वो किसी टॉपिक के बारे में डीप में सोचे और स्पेसिफिकली सोचे और डीप में सोचे, ताकि जो स्टडी का पॉसिबल आउटकम है, जो हम चाहते हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो निकल सके, है ना। तो जो एक रिसर्चर होता है वो हमेशा जब भी हाइपोथेसिस बनाता है तो उसको एक दिशा मिल जाती है कि किस दिशा में उसको आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है, एक स्टेप पूरा पता चल जाता है उसको और वो डीप में उस चीज के बारे में स्टडी कर पाता है। अब बात समझिए कि परिकल्पना का आधार क्या होता है। जो आप परिकल्पना बनाएंगे, जो आप हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, उसका कोई एक बेसिस तो होना चाहिए ना, कोई एक आधार तो होना चाहिए ना। जिस भी देश में आप हैं उस देश की अपनी एक संस्कृति है, अपना एक पहनाव है, वहां पे जातिगत लोग हैं, एक कास्ट सिस्टम है या अलग अलग जो भी चीज है, जो भी इन्वायरमेंट है, उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से आप वहां पे स्टडी करेंगे। जैसे अगर बात करें कि इंडिया की लिटरेसी रेट क्या है, आप इस पे सर्च कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि फीमेल्स में ज्यादा है या मेल्स में ज्यादा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ का कंट्री का, क्योंकि आप इंडिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ का मतलब जो इंडिया का जो कल्चरल बैकग्राउंड है आप उसको हमेशा कंसीडर करके हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। आप अमेरिका का कंसीडर करके नहीं करेंगे। आप हमेशा जिस भी कंट्री में आप रिसर्च कर रहे हैं वहां का कल्चरल बैकग्राउंड, अनटिल अनलेस आप कोई कंपैरेटिव स्टडी ना कर रहे हो कि अमेरिका का और इंडिया का कंपैरेटिव स्टडी ना कर रहे हो। अगर आप इंडिया का स्टडी कर रहे हैं तो आप इंडिया का डेटाज, इंडिया का जो कल्चरल बैकग्राउंड है, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है, वो सारी चीजों को आप मद्देनजर रख करके करेंगे। यहाँ की जो जातिगत है, यहाँ पे जो परंपराएं हैं, रीति है, रिवाज है, जो महिलाओं को रोकती हैं कि आप पढ़ो या ना पढ़ो, ग्रामीण और रूरल एरिया में जो अंतर है, उन सारी चीजों को देख करके आप क्या करेंगे, अपना परिकल्पना का आधार बनाएंगे। ठीक, एक बात समझ में आई। तो जो आपका परिकल्पना का आधार होगा वो ये कुछ चीजें होंगी। अब आगे देखिए, अब रिसर्च में हाइपोथेसिस आप कैसे क्रिएट करेंगे, मतलब अनुसंधान में। अब आप समझिए कि आप किसी एक टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो आप किस प्रकार की परिकल्पना बनाएंगे, कैसा आप हाइपोथेसिस क्या हुआ, एक तरीके का स्टेटमेंट हो गया, एक ऐसी परिकल्पना जिसको आप मूर्त रूप दे रहे हो। मूर्त रूप का मतलब क्या, एक स्टेटमेंट दे रहे हो या आर्ग्यूमेंट या स्टेटमेंट, आप कुछ भी नाम दे सकते हो उसको। अब हाइपोथेसिस हमेशा स्पेसिफिक होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, एकदम कंक्रीट होनी चाहिए कि भैया यही मेरा सोच है, यही मेरा अनुमान है, यही मेरी भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी तो आप जो देते हो, आपने एक बार बोलते हैं ना, भविष्यवाणी तो बदलती नहीं है। आपकी जो परिकल्पना है उसको चेंज नहीं करोगे ना, उसमें तो सर्टेनिटी होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए। आपका जो भी प्रिडिक्शन होगा, जो भी भविष्यवाणी होगी, वो ऐसी होगी जिसको टेस्ट किया जा सके, फॉर्मूला से टेस्ट किया जा सके या किसी भी प्रकार से टेस्ट किया जा सके, उसके ऊपर शोध किया जा सके, एक्सपेरिमेंट किया जा सके। आगे क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। आप एक ऐसा स्टेटमेंट बनाते हो या प्रिडिक्ट करते हो, भविष्यवाणी करते हो, जिसमें कि आप वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट करते हो। अब जैसे मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में लिटरेसी रेट कितनी ज्यादा है, ये वेरिएबल्स हो गए। वेरिएबल्स का मतलब क्या, घटक।
और कुछ नहीं। कंपोनेंट्स, घटक, दो चीज जिनके ऊपर में आप स्टडी कर रहे हो। स्टडी का आधार कोई एक टॉपिक नहीं हो, मतलब कोई एक वेरिएबल नहीं हो सकता। हमेशा दो वेरिएबल्स जरूर होंगे, मिनिमम। दो से ज्यादा हो सकता है लेकिन मिनिमम दो रहेंगे हमेशा वेरिएबल्स। भाई आप दो चीज के बीच का रिलेशनशिप ही तो आप डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो। जब भी आप स्टडी करोगे तो वहां पे दो वेरिएबल्स होते हैं, तो हमेशा ये जो वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है आप उसको कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट करते हो हाइपोथेसिस के अंदर में। आगे क्या है, जब आपकी पूरी स्टडी हो जाती है, आपका जो हाइपोथेसिस कुछ इस प्रकार से आप क्रिएट करते हो कि लास्ट में आपने जो बात भविष्यवाणी की है या तो वो सत्य होगी या तो वो झूठ होगी, या तो उसका एक्सेप्टेंस होगा या रिजेक्शन होगा, या उसको कंफर्म किया जाएगा या रिफ्यूज किया जाएगा। भाई अगर आपने बोला भगवान होते हैं या नहीं होते, आपने एक बात बोली है ना कि भगवान होते हैं या भगवान नहीं होते, आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, गॉड एग्जिस्ट और नॉट, ये आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, गॉड एग्जिस्ट। अब आपकी पूरी रिसर्च इस चीज पे चली, अब इसका कोई कंक्लूजन तो निकलेगा ना, है ना, कि होते हैं येस और नो में कुछ तो निकलेगा ना, फिर आप इस पे रिसर्च करोगे, तमाम चीजें करोगे। एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, है ना, तो येस होगा तो भाई कंफर्म हो गया, नो हो गया तो रिफ्यूज हो गया। एक उदाहरण मैंने आपको दिया। मोर स्पेसिफिकली अगर ज्यादा स्पष्ट रूप से हम बात करें, इट डिस्क्राइब्स इन कंक्रीट टर्म्स, ये स्पष्ट रूप से डिस्क्राइब करता है कि आपको क्या एक्सपेक्ट है, व्हाट यू एक्सपेक्ट विल हैपन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो एक सर्टेन सर्कमस्टेंस में हैपन होने की संभावना है। हाइपोथेसिस जब भी क्रिएट किया जाता है, जब भी आप कोई परिकल्पना क्रिएट करते हो, तो वो हमेशा दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। आप जब भी अनुसंधान करते हो, कोई सा भी टॉपिक उठा लो, आप रिसर्च करोगे, जैसे कि अगर आप देख लो कि जॉब सेटिस्फेक्शन लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये मान लो आपका टॉपिक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी बहुत सारे वेरिएबल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि भाई जो इंप्लॉइज हैं और एम्प्लॉयर के बीच का आप रिलेशनशिप देखोगे, यहाँ पे दो या दो से अधिक के वेरिएबल्स के बीच का आप रिलेशनशिप ढूंढोगे। ये क्या होगा, ये वेरिएबल्स हो गए। अब आप यही चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, इन्हीं के ऊपर में आप टेस्ट करोगे। तो यही चीज है, हाइपोथेसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जो हाइपोथेसिस होती है, परिकल्पना होती है, वो हमेशा इस बात का निर्धारण करती है कि रिलेशनशिप क्या होगा दो वेरिएबल्स के बीच में, विच आर द टू थिंग्स दैट कैन बी टेस्टेड, दैट आर बीइंग टेस्टेड, जिनके ऊपर में आप पूरी टेस्टिंग करते हो। एक जो गुड हाइपोथेसिस होती है, एक अच्छी जो हाइपोथेसिस होती है, जो एक अच्छी परिकल्पना होती है, should be formulated in such a way that it can be tested by data। हमेशा ऐसी हाइपोथेसिस बनाई जाती है जिनको डेटास के थ्रू टेस्ट किया जा सके। अब डेटा क्या होते हैं, डेटा आपके दो तरीके से होते हैं, एक तो प्राइमरी डेटा हो गया, दूसरा सेकेंडरी डेटा हो गया। प्राइमरी डेटा का मतलब क्या, जो आप स्वतः एक्सपेरिमेंट करके, सर्वे करके, ऑब्जर्वेशन से आप खुद ही कलेक्ट कर रहे हो, आप प्राइमरी सोर्सेस को कलेक्ट करने का। सेकेंडरी डेटा का मतलब ये कि आपने सपोज फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लिया, या आपने मैगजीन का, बुक्स का, लिटरेचर से रिव्यू किया, वहां से आपने डेटा को कलेक्ट किया। हाइपोथेसिस हमेशा ऐसी होती है जिसका आप टेस्ट कर सको। सिंपल सी एक बात है, सिंपल सी एक बात। परिकल्पना, आप एक ऐसी परिकल्पना आप बनाओगे जिसका आप टेस्ट कर सको। अगर हम रिसर्च हाइपोथेसिस की बात करें, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो ना यार, अगर आप रिसर्च कर रहे हो उसका टेस्ट ही ना करो तो रिसर्च का फायदा क्या। अब आगे देखो, अब हम हाइपोथेसिस को कहां कहां यूज कर सकते हैं, बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। हम हिस्ट्री में यूज नहीं कर सकते, इतिहास की चीजों में हमें परिकल्पना बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतिहास हमारे सामने लिखा हुआ है। जो चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से है, डायरेक्टली है, आपको पता है, तो भाई जब आपको पता है तो आप क्यों उसके ऊपर रिसर्च करोगे। आप क्वांटिटेटिव रिसर्च जब करते हो तो वहां पे आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हो। मात्रात्मक अनुसंधान जब आप करते हो, जब आप इंटरवेंशन रिसर्च करते हो, जब आप किसी के बीच में एक हस्तक्षेप वाला रिसर्च कर रहे हो, या आप एसोसिएशनल रिसर्च करते हो। एसोसिएशनल रिसर्च का मतलब जब आप वेरिएबल्स के बीच में कुछ फाइंड आउट करना चाहते हो, मेल एंड फीमेल के बारे में स्टडी कर रहे हो, आप कोई ऐसे टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे हो जिसका एसोसिएशन है, जो संगठनात्मक है, या जिनका कोई रिलेशनशिप की स्टडी कर रहे हो। जब आप कोई सर्वे करते हो, है ना, जब आप कोई सर्वे कर रहे हो, निरीक्षण कर रहे हो, तो वहां पे आप हाइपोथेसिस बनाते हो। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, शोध करते हो, तो आप वहां पे हाइपोथेसिस क्रिएट करते हो। जब आप कोई नॉर्मेटिव जो है
मानक कोई एक बना, कोई स्टैंडर्ड आपने बना दिया है ना, बेंच मार्क बना दिया, कोई स्टैंडर्ड बना दिया, उसके ऊपर में आप हाइपोथेसिस टेस्ट करते हो। आप कभी हिस्टोरिकल चीजों पे हाइपोथेसिस नहीं टेस्ट करोगे, क्योंकि हिस्ट्री तो ऑलरेडी लिखी हुई है। आप कभी लिटरेचर पे जो है हाइपोथेसिस नहीं क्रिएट करोगे, क्योंकि लिटरेचर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप हमेशा उस चीज के ऊपर परिकल्पना बनाओगे, जैसे कि जो अनुसंधान किया जा सकता है, या जो सर्वे आप कर रहे हो, या इन सारी चीजों के ऊपर में। टाइप्स होते हैं हाइपोथेसिस के परिकल्पना के। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, दूसरा होता है रिलेशनल हाइपोथेसिस, तीसरा होता है एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। जब आप परिकल्पना बनाते हो तो या तो आप डिस्क्रिप्टिव वे में परिकल्पना बनाते हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पे, मतलब आप विशेषता बताते हो किसी चीज की, जैसे कि उदाहरण के तौर पे प्रेजेंट रेट क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का अर्बन एरियाज में भारत में 10%। जैसे कि आपने कोई स्टडी किया, मान लीजिए आपने कोई स्टडी किया कि इंडिया में, स्टडी क्या क्या कि मान लो इंडिया में जो अर्बन एरियाज हैं, मतलब जो शहरी एरिया है, वहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, बेरोजगारी का जो रेट है वो 10% है। अब आपने क्या किया, जब आप इस प्रकार की चीजों पे स्टडी करते हो तो आप एक डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस बनाते हो, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी का पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट है। तो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस बनाओगे, सिंपल। जब आप दो रिलेशन के बीच में स्टडी करोगे, दो घटकों के बीच में कंपैरेटिव स्टडी करोगे, तो वो रिलेशनल हो जाएगा, सिंपल। जैसे कि आप ये स्टडी करना चाहते हो कि भाई जो पेरेंट्स हैं अर्बन एरियाज में रहते हैं, शहर में जो पेरेंट्स रहते हैं, वो अपने बच्चों की शिक्षा पे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं कंपैरेटिवली जो रूरल एरियाज में रहते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप रूरल एरिया का कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो अर्बन एरियाज में, ये तो कर रहे हो ना, और क्या कर रहे हो, तो ये रिलेशनल हाइपोथेसिस हो गया। फिर आप एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस, जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कॉज एंड इफेक्ट के बारे में, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में जब आप रिलेशनशिप एक्सप्लेन करते हो दो वेरिएबल्स के बीच में, ए की डेथ के पीछे बी का कारण है या नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट, है ना। अगर मोबाइल की जो बैटरी है, मतलब जो फोन है, या इन्वर्टर हो गया, इन्वर्टर की जो परचेजिंग पावर है वो घट जाएगी अगर बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग पावर भी घट जाए। बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं होगी तो क्या इन्वर्टर के ऊपर में कोई फर्क पड़ेगा, है ना। ये एक रिलेशनल स्टडी हो गया। अब आप क्या, आप एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस, ये गाइड करता है कॉज एंड इफेक्ट के बारे में। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कि जब सैलरी लोगों की बढ़ती है तो वो ज्यादा खाने पर खर्च करते हैं, आप ये स्टडी कर रहे हो। हाउएवर जब लोगों की सैलरी घटती है तो लोग खाने पे खर्च नहीं करते हैं, जब आप एक एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हो। इस तरीके के हाइपोथेसिस होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, हालांकि एग्जामिनेशन में डिटेल में नहीं पूछता है, आपको बस ये याद होना चाहिए कि क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव, रिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी होता है। अब आगे देखो, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। पहले ये समझो कि नल वाला कंसेप्ट दिया किसने, ये इंग्लिश के जेनेटिस्ट थे। जेनेटिसिस्ट कौन होते हैं, जो कि जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि हेरिडिटरी के बारे में स्टडी करते हैं, है ना, वो तो जीन्स के बारे में, आपके दादा परदादा की जो जीन्स है ना उनके। सो ये जेनेटिस्ट थे एंड स्टैटिस्टिशियन भी थे, एक सांख्यिकी भी थे, उनका नाम था रोनाल्ड फिशर, ठीक है, FR फिशर भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है, इस नाम से भी इनका नाम था। तो ये टर्म नल वाला इन्होंने दिया। अब अल्टरनेटिव वाला जो टर्म था अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, ये जर्जी नेमन एंड ईगन पियर्सन ने दिया इस कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो जर्जी ने दिया, अल्टरनेटिव दिया, और रोनाल्ड फिशर ने दिया नल वाला, ये आपको याद रहना चाहिए। अब नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जब आप कोई स्टेटमेंट बनाते हो, जैसे कि मान लो कि आपने कोई स्टेटमेंट दिया, ठीक है, आपने कोई स्टेटमेंट दिया। अब ये स्टेटमेंट में 2 चीज होगी, या तो ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा। सही होगा मतलब, और गलत होगा का मतलब क्या, हम जब रिसर्च के बारे में बात करते हैं और हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं तो 2 चीज बोलते हैं, या तो ये नल है या तो ये ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। नल का मतलब क्या, कि वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। जो नल हाइपोथेसिस होता है इसको HO ऐसे डिनोट करते हैं। नल हाइपोथेसिस ये कहता है, जब रिसर्चर ये बिलीव करता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है 2 वेरिएबल्स के बीच में, या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, there is a lack of information to state a scientific hypothesis। जब lack of information है scientific hypothesis में, मतलब एक सिंपल से एक बात समझिए कि नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या, रिसर्चर बोलता है दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति मर गया हो और आपको बोलना है कि भैया रिसर्च करो, आप बोल दो कि भैया ये मरा ही नहीं है, ये इस बात में कोई सच्चाई ही नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है 2 वेरिएबल्स के बीच में।
देयर इज समथिंग टू अटेम्प्ट टू डिस्प्रूव और डिस्क्रेडिट। दिस इज समथिंग, आप कुछ एक ऐसा अटेम्प्ट डिस्प्रूव कर दिया आपने, बिल्कुल बात को ही खत्म कर दिया। बात को ही नल, नल का मतलब क्या होता है? जीरो। जब नल का आप डिक्शनरी में मतलब देखने जाओगे तो होता है जीरो। आप एक स्टडी करना चाहते हो, एक टॉपिक है कि भाई लिटरेसी रेट क्या है फीमेल्स के बीच में और मेल्स के बीच में, अंतर है इन दोनों के बीच में, तो कितना अंतर है आपको ये पता करना है ना। अब ये आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है। अब आपने हाइपोथेसिस क्रिएट किया, आपने एक सब्जेक्ट दे दिया कि भैया मेरा स्टडी का जो टॉपिक है वो ये कि फीमेल और मेल के बीच में जो लिटरेसी रेट का क्या डिफरेंस है। अब आपने नल हाइपोथेसिस दिया कि भैया कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं, इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, पूरी बात ही आपने पलट दी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि हाँ यहाँ पे डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। अब अल्टरनेटिव के भी अंदर दो होते हैं, डायरेक्शनल होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। डायरेक्शनल ज्यादा स्पेसिफिक बात करता है कि कितना परसेंट डिफरेंस है, मेल और फीमेल में कितना परसेंट डिफरेंस है। डायरेक्शनल बात करेगा, आपको प्रॉपर डायरेक्शन देगा। नॉन डायरेक्शनल बोलता है हाँ डिफरेंस तो है, डिफरेंस तो है, बस इतना बोल देगा। अल्टरनेटिव में भी दो होता है, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब आपको नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है तो आप हमेशा काई स्क्वायर का, ये एक टेस्ट करने का इनका तरीका होता है, काई स्क्वायर का अपना फॉर्मूला होता है जिसका इस्तेमाल करके आप नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? इज वन इन विच डिफरेंस बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इज एंटीसिपेटेड बाय रिसर्च। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसमें क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो वेरिएबल्स के बीच में, मेल्स और फीमेल के बीच में, ठीक है, मान लो यही टॉपिक है, मेल और फीमेल्स के बीच में कुछ भविष्यवाणी करता है, ठीक है, कि हाँ ठीक है इनके बीच में मान लो 50% का डिफरेंस हो सकता है, 60% का डिफरेंस हो सकता है। अब आप स्टडी करोगे। नल वाले ने तो बोल दिया कि भैया कोई डिफरेंस ही नहीं है, ए और बी के बीच में कोई वास्ता ही नहीं है, नो रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड, मतलब बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अल्टरनेटिव बोलता है कि हाँ ठीक है 50-60% का डिफरेंस है। अब आप अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू, अब आप डेटा को कलेक्ट करोगे, देखोगे क्या है नहीं है ना, बाकी सारी चीजों करोगे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्टिंग होती है वो अनोवा से या टी टेस्ट से आप कर सकते हो। अब आगे देखो, एग्जाम्पल से समझो क्या है। सपोज करिए कि आप एक टीचर हैं, ठीक है। सपोज एज ए टीचर यू आर अंडर इंप्रेशन दैट हाई ड्रॉप आउट रेट एग्जिस्ट अमंग स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड और सेमी अर्बन एरिया, ठीक है। अब क्या है कि मान लो आप एक टीचर हो, आपको स्टडी करना है, एक टॉपिक है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पे जो बच्चे होते हैं स्कूल ज्यादा नहीं जाते हैं, ड्रॉप आउट होता है वहां पे, कम से कम स्कूल जाते हैं। रूरल एरिया और सेमी जो अर्बन एरियाज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्कूल नहीं जाते हैं, ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा करते हैं, मिस करते हैं, क्लास नहीं जाते हैं। अब आप क्या करोगे? अब आप डेटा को कलेक्ट करोगे, ये स्टडी करना है आपको, ठीक है। अब आप डेटा को कलेक्ट करोगे और देखोगे, देन you will collect data from all the students of some of them to check the validity of assumption or prediction, ठीक है। अब क्या है कि ये तो एक assumption हो गया ना, आपने एक assumption दिया, ये एक assumption हो गया, ये पूरा एक assumption हो गया, ये यहां से लेकर के पूरा एक assumption हो गया कि एज ए टीचर आपको स्टडी करना है कि हाई ड्रॉप आउट रेट होता है स्टूडेंट्स के बीच में रूरल बैकग्राउंड में या सेमी अर्बन एरियाज में। अब आप क्या करोगे? आप स्टूडेंट्स से, मतलब वहां पे जिस एरिया की ये बात बोली जा रही है उस एरिया में आप जाओगे और वहां पे ये जो अजम्पशन है, ये बात जो आपने प्रिडिक्ट की है, यही हो गया हाइपोथेसिस, ये आपका हाइपोथेसिस हो गया। और इसी को आपने एज्यूम किया है या प्रिडिक्ट किया है, ठीक है। हाइपोथेसिस को यही, चाहे एजम्पशन बोलो, प्रिडिक्शन बोलो, हाइपोथेसिस बोलो, एक ही बात है। अब क्या करोगे कि आप इन स्टूडेंट्स के पास में जाओगे और अपने इस जो स्टेटमेंट दिया है इसकी वैलिडिटी को चेक करोगे, वैधता को चेक करोगे, भैया ये बात वैलिड है या नहीं है ना। आप पूरा वैलिडिटी को चेक करने के लिए आप जा रहे हो। अब देखो वहां पे क्या होगा, आपने नल हाइपोथेसिस बनाया, ये तो एक स्टेटमेंट हो गया ना। अब स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा कैसे प्रूफ करोगे? वही चीज है, आपने एक नल हाइपोथेसिस, ये स्टेटमेंट था, अब आपने इसमें दो चीज, एक तो एक नल होगा, एक अल्टरनेटिव होगा, उसी के आधार पे आप बोलोगे कि एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। नल हाइपोथेसिस क्या कहेगा, यानी कि एचओ कहेगा दैट द प्लेस ऑफ रेसिडेंस डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन ड्रॉप आउट रेशियो। पूरी बात से ये मूव कर गया भाई साहब। नल हाइपोथेसिस में जो रिसर्चर होता है बोलता है भैया कि जो प्लेस है जिनकी आप बात कर रहे हो, चाहे रूरल की, अर्बन की, सेमी अर्बन की, वहां पे ड्रॉप आउट रेशियो का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हमारा क्या एक स्टेटमेंट था कि ड्रॉप आउट रेट
हमें पता करना है। ड्रॉप आउट रेट रूरल एरिया में ज्यादा है। नल हाइपोथेसिस हमेशा बोलेगा कि कोई भी ऐसा कुछ बात ही नहीं है, कोई इंपैक्ट ही नहीं है, ड्रॉप आउट रेशियो कुछ है ही नहीं, ये पूरी बात से ये मुकर गए। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलेगा? इट विल स्टेट दैट ड्रॉप आउट रेट आर हायर अमंग स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल एरिया, है ना। लोअर भी हो सकता है, हायर भी हो सकता है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं, बट यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि हायर होगा, हम ऐसा सोच के चल रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एक लिख दिया है मैंने, आप लोअर भी लिख सकते हो, ये मेरी तरफ से मैंने एक वर्ड लिख दिया है, हायर लोअर जो भी है, ठीक। अब आगे क्या है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है भैया? ये तो बोलेंगे कि ए और बी के बीच में रिलेशनशिप है, मतलब ये बात में सच्चाई है कि ज्यादा बच्चे जो होते हैं गांव के वहां पे स्कूल कम जाते हैं। अब क्या करोगे? आप डेटा को कलेक्ट करोगे। क्यों डेटा को कलेक्ट करोगे? क्योंकि आपको ये वाली बात को नकारना है, नल हाइपोथेसिस को आपको प्रूव करना है कि भाई ये तो पूरा ही एकदम ही अगेंस्ट में आपने जो एक स्टेटमेंट दिया है, इसको आपको चैलेंज करना है। अब आप डेटा को कलेक्ट करोगे ताकि इसको आप चैलेंज करो। ये तरीका होता है, रिसर्चर हमेशा जानबूझ करके इस तरीके से नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्रिएट करता है, तभी तो वो रिसर्च कर पाएगा ना। फिर डेटा को कलेक्ट किए जाते हैं ताकि नल हाइपोथेसिस को चैलेंज किया जा सके। उसके बाद अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है मतलब ये गलत हो जाता है, तो बाय डिफॉल्ट अगर ये गलत हुआ तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली। अगर एक गलत होगा तो एक सही हो जाएगा ना। मतलब अगर मैंने ये चीज बोला कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ड्रॉप आउट रेशियो का कुछ भी इंपैक्ट नहीं है, तो अगर ये बात गलत है तो इट मीन्स कि ये जो मैंने दूसरी वाली बात बोली थी, जहां मैंने ये बात बोला था कि हाइयर है या लोअर है, जो भी है बात मैंने कही थी, वो एक्सेप्ट हो जाएगा, या कितना हाइयर है कितना लोअर है ये हमें पता चल जाएगा। आगे क्या है? हाइपोथेसिस कैन ऑल्सो बिकम द बेसिस ऑफ फर्दर इंक्वायरी। अब हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस जो आपने यहाँ पे ये क्रिएट किया, ये आगे की आपकी इंक्वायरी को और आसान बना देता है। मतलब नल हाइपोथेसिस जो आपने बनाया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया, आपके आगे की जो स्टडी है इंक्वायरी को और आसान बना देता है, ठीक है। सो इट्स फॉर्मुलेशन इज बेस्ड अपॉन योर ओन और समवन एल्स ऑब्जर्वेशन। जो आप फॉर्मुलेशन करते हो, स्टेटमेंट जो भी बना रहे हो, चाहे नल हाइपोथेसिस एक बात आपने बोली, चाहे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने एक बात बोली, हमेशा अपनी ऑब्जर्वेशन पे या किसी और की भी ऑब्जर्वेशन के आधार पे आप बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि भाई आप जाओ और स्टडी करो तो ही, मतलब ठीक है, किसी और ने भी आपको बताया कि हाँ यहाँ पे ज्यादा ड्रॉप आउट होते हैं तो उनके आधार पे भी आप बना सकते हो। अब देखो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है और नॉन डायरेक्शनल क्या होता है। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है ना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्शनल और एक होता है नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। डायरेक्शन ज्यादा कंक्रीट होता है। डायरेक्शन का मतलब आपको एक राह मिली हुई है, डायरेक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपको एक डायरेक्शन मिल गई है। नॉन डायरेक्शन का मतलब कि आपको डायरेक्शन ही नहीं मिली है। ये हमेशा आप फैक्ट्स पे बात नहीं करेगा, ये हमेशा कंफ्यूजिंग बात करेगा, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन वाली बात और पूरी कंक्रीट सीधी बात करेगा। डायरेक्शनल को वन टेल्ड हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ठीक। तो जो डायरेक्शनल, अब देखो यहाँ पे क्या है, ए डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज अ प्रेडिक्शन मेड बाय रिसर्चर रिगार्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज, रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ पॉपुलेशन। देखो एक बात तो समझ में आई ना कि नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। अब जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो बोलता है कि हाँ रिलेशनशिप है, ठीक है, रिलेशनशिप है। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर भी डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल क्या कहेगा कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एक स्पेसिफिक बात बोल दी, एक डायरेक्शन वाली बात बोल दी, तो ये क्या हो गया? ये हो गया डायरेक्शनल। और अगर सिर्फ मैं इतना बोलूं कि हाँ रिलेशनशिप तो है लेकिन क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये कुछ कह नहीं सकते, तो ये हो गया नॉन डायरेक्शनल। जब आप किसी चीज को स्पेसिफाई कर देते हो, बिल्कुल कंक्रीट बात बोल देते हो, तो वो डायरेक्शनल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। पूरा नाम एक्चुअली में ये है डायरेक्शनल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, और इसका पूरा नाम है अल्टरनेटिव नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ठीक, समझ में आई बात। अब देखो यही चीज है यहाँ पे कि ये पूरा स्पेसिफिक बात करता है कि पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है या क्या चीज है, ज्यादा स्पेसिफिक होता है। डायरेक्शन है तो ज्यादा स्पेसिफिक होगा, नॉन डायरेक्शनल है तो ये पहले से ही राह भटका हुआ, इसका नाम ही नॉन डायरेक्शनल है, तो इसमें कोई पर्टिकुलर आइडिया नहीं लगता है, छोटा बड़ा कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो यही चीज है, नॉन डायरेक्शनल में बिल्कुल भी आपको एक सिंपली स्टेटमेंट जो आप फ्रेम करते हो
बस दो कंडीशन के बारे में बता देता है कि छोटा है, बड़ा है, कम इफेक्ट है, ज्यादा इफेक्ट है। यही एग्जांपल अगर ले लें कि गांव में या सेमी अर्बन एरियाज में, रूरल बैकग्राउंड में प्रॉब्लम है या नहीं है, तो ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं, अनक्लियर है। हो सकता है हो सकता है ना हो, कितना है परसेंटेज हमें नहीं पता, लेकिन अगर परसेंटेज भी बता दे तो मतलब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वाली बात हो जाएगी। अब ये बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। स्टडी, या मान लीजिए इन स्टडीज रिलेटिंग टू एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ बॉयज एंड गर्ल, मान लीजिए कि आप एक स्टडी कर रहे हो कि एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, कॉलेज के कोई बच्चे हैं, मान लो कोई ए कॉलेज है, इस कॉलेज का बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन कम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बस ये पता चलना है। नल हाइपोथेसिस क्या कहेगा भाई? नल हाइपोथेसिस तो मान के बैठे हैं कि दोनों कोई मतलब ही नहीं है ना। नल हाइपोथेसिस ये बोलेगा बॉयज एंड गर्ल्स हैव नो इक्वल परफॉर्मेंस लेवल। बॉयज, ये पूरी मतलब इन्होंने बात ही पलट दी कि बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में परफॉर्मेंस लेवल इक्वल नहीं है। हमें एक स्टडी करनी थी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस बॉयज एंड गर्ल्स के ऊपर में। नल हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं कि भाई बॉयज एंड गर्ल्स में कोई भी नो इक्वल परफॉर्मेंस लेवल। बॉयज एंड गर्ल्स का जो एक वेरिएबल्स, ये दो वेरिएबल्स हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप इन्होंने कट कर दिया, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, एक बात ऐसे बोल दी। अब अल्टरनेटिव डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या कहेगा? बॉयज और गर्ल्स आर मोर एबल, कि मतलब बॉयज गर्ल्स जो होते हैं वो ज्यादा एबल होते हैं। ये अब एक बात यहां से निकल के चली आई, इट मीन्स कि एक स्पेसिफिक बात बोल दिया, स्पेसिफिक एक बात निकल के आ गई। अब इसका जो आउटकम है वो एक स्पेसिफिक आउटकम हो गया, डायरेक्शनल में एक डायरेक्शन मिल गया कि बॉयज और गर्ल्स जो होते हैं वो ज्यादा एबल होते हैं। या यहां पे ये स्टेटमेंट दे दे कि बॉयज आर मोर एबल देन गर्ल्स, ये एक स्टेटमेंट, ये डायरेक्शनल हो गया, अल्टरनेटिव डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। यहां पे क्या बात थी कि बॉयज एंड गर्ल्स हैव नो परफॉर्मेंस, ये पूरी कट हो गई बात। अब हाइपोथेसिस क्या बोलता है, अल्टरनेटिव हाइपो डायरेक्शनल वाला, कि बॉयज ज्यादा एबल, ये पूरी कंक्रीट स्पेसिफिक बात बोल दी। अब अल्टरनेटिव क्या बात बोलेगा, अल्टरनेटिव नॉन डायरेक्शनल क्या बोलेगा, वुड सिंपली से दैट देयर इज अ जेंडर डिफरेंस। एक बात बोल दी कि भैया हमको क्लियर आइडिया नहीं है, कुछ तो है डिफरेंस, जेंडर डिफरेंस है, क्या है हमको पता नहीं है कुछ तो, बस जो ही है यही है। वी हैव नो आइडिया, हमें कोई आइडिया नहीं है कि ज्यादा बॉयज एबल हैं या गर्ल्स ज्यादा एबल हैं, और एंड ओनली से दैट दे आर नॉट सेम। बस हम इतना बोलेंगे कि बस एक हमारा खाना पूर्ति हो जाए, मतलब ठीक है कि सेम नहीं है, सभी को पता है कि बॉयज एंड गर्ल्स सेम नहीं है, तो सभी को पता है। हमने यहाँ पे एक बात बोला, पॉजिटिव बात बोला, लेकिन क्लियर नहीं बोला। अल्टरनेटिव में एकदम क्लियर बात बोली। ये एक एग्जाम्पल है। नल तो एकदम बोल देगा कि भैया कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। अब देखो यहां पे कई बार क्या होता है, जब आप टेस्टिंग करते हो हाइपोथेसिस की तो रिसर्चर गलत टेस्ट कर जाता है। कई बार ऐसा होता है ना, भाई रिसर्चर भी तो कोई ऐसे भगवान तो है नहीं, तो उनसे भी गलती हो जाती है। अब जब गलती हो जाती है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में, तो उसको क्या बोलते हैं, टाइप 1 गलती, टाइप 2 गलती, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। अब भैया हमने हाइपोथेसिस टेस्ट किया, हमारा रिजल्ट भी सही आया, लेकिन हमने उसको एनालिसिस गलत कर लिया, टाइप 1 टाइप 2 एरर। टाइप 1 क्या बोलता है, इज मिस्टेकन रिजेक्शन ऑफ एक्चुअली ट्रू नल हाइपोथेसिस। एक्चुअली में जो ट्रू नल हाइपोथेसिस था हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। टाइप 1 एरर, पहले ऐसे समझो, टाइप 1 एरर को फॉल्स पॉजिटिव के नाम से भी जानते हैं, या फॉल्स फाइंडिंग और कंक्लूजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, मिस्टेकन रिजेक्शन, ये गलती से उस चीज को रिजेक्ट करते हैं जो एक्चुअली में सही होती है। एंड इसका एग्जांपल देखो, एन इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड। अब एक बंदा है, एक पर्सन है जो बेचारा इनोसेंट है, भोला भाला है, ठीक है, अब आप उसको दोषी बना रहे हो। वही चीज है, एक भोले भाले पर्सन को जब आपने दोषी बना दिया, ये हो गया टाइप 1 एरर। मतलब सही इंसान को आपने क्या किया, गलत बना दिया, इंसान कन्विक्ट कर दिया। तो इस तरह की गलती जब रिसर्चर करता है तो वो टाइप 1 एरर में जाता है। मिस्टेकन रिजेक्शन ऑफ एन एक्चुअली ट्रू नल हाइपोथेसिस, एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को गलत तरीके से रिजेक्ट अगर मिल जाता है तो ये होता है टाइप 1 एरर।
अब आपके छोटे भाई ने गलती ना की हुई हो, लेकिन आप फिर भी उसको पीट दो, मार दो, बेचारे ने गलती नहीं की, बाद में आपको पता चलेगा कि गलती नहीं की, जबरदस्ती ही मार दिया, टाइप 1 एरर हो गया। सही होते हुए भी वो कन्विक्ट हो गया, सही होते हुए भी वो मार खा गया। अब टाइप 2 एरर क्या बोलता है? इज मिस्टेकन एक्सेप्टेंस ऑफ एक्चुअली फॉल्स। अब आपके भाई ने इस बार वाकई में गलती की है, वाकई में गलती की है और उसको उस चीज की सजा नहीं मिल रही है। यहां पे क्या है? मिस्टेकन एक्सेप्टेंस। अब आपने गलत चीज को एक्सेप्ट कर लिया है ऑफ एक्चुअली फॉल्स नल हाइपोथेसिस। अब आपने गलत चीज को एक्सेप्ट कर लिया है और वो फॉल्स चीज थी, फॉल्स नल हाइपोथेसिस था। इसको फॉल्स नेगेटिव के भी नाम से जानते हैं। अब इसको ऐसे ही याद रखना कि आपका भाई पहले सही था, ठीक है, पहले सही था लेकिन उसको फिर भी मार पड़ी। दोबारा क्या है? दोबारा उसने गलती की थी, दोबारा उसने हाँ गलती की थी, नेगेटिव था, गलती की थी, फिर उसके बाद में उसको मार नहीं पड़ी, है ना। पहले आपने उसको मारा, गलती नहीं थी, दोबारा आपने उसको मारा, है ना, दोबारा उसको नहीं मारा क्यों? गलती थी, है ना। तो वो एक ऐसे करके याद कर लेना। मिस्टेकन एक्सेप्टेंस, मिस्टेकन एक्सेप्टेंस ऑफ एक्चुअली, ये याद रखना, फॉल्स नल हाइपोथेसिस, ठीक है। जो फॉल्स नल हाइपोथेसिस है उसका एक्सेप्टेंस अगर हो जाता है तो वो टाइप 2 एरर होता है। ट्रू नल हाइपोथेसिस को अगर रिजेक्ट हो जाता है तो वो टाइप 1 एरर होता है। आप एक ट्रू पर्सन को, ट्रू नल हाइपोथेसिस को आप अगर रिजेक्ट करते हो तो टाइप 1 एरर, और आप फॉल्स नल हाइपोथेसिस को अगर आप एक्सेप्ट करते हो टाइप 2 एरर, ठीक है। ये इसको पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। और इसमें कुछ टेस्ट किए जाते हैं, मैंने दिखा दिया, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। काई स्क्वायर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काई स्क्वायर की जो टेस्टिंग होती है वो किसके लिए होती है? आपका नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए काई स्क्वायर का यूज किया जाता है। ये कंपेयर्ड ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है। जो भी आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए हुए हैं रिसर्च के बाद में, आप उसको कंपेयर करते हो ऑब्जर्व रिजल्ट से। बाकी ये सारी चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। करेंगे कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से देखिए और आंसर करिए। एन एजुकेटेड गेस अबाउट व्हाट इज कंट्रोलिंग सम बिहेवियर इज कॉल्ड व्हाट? एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल, हाइपोथेसिस, an experimental variable, a theory। जब आप एक एजुकेटेड गेस लगाते हो किसी के बिहेवियर के बारे में, कोई परिकल्पना कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? बी वुड बी द राइट आंसर, हाइपोथेसिस, ए हाइपोथेसिस। जब भी आप एक एजुकेटेड गेस करोगे, सोच समझिए, एक परिकल्पना करोगे तो हमेशा एक हाइपोथेसिस होगा। अगला सवाल, टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस अ रिसर्चर यूजेस व्हाट? 2007 में आया था क्वेश्चन। टी टेस्ट, एनोवा, काई स्क्वायर, फैक्टोरियल एनालिसिस। नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर क्या इस्तेमाल करेगा? अभी अभी जस्ट पढ़ा, रिसर्चर इस्तेमाल करेगा काई स्क्वायर टेस्ट। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, द बेसिस ऑन विच एजम्पशंस आर फॉर्म्युलेटेड? एजम्पशन किनके आधार पे बनाया जाता है? जो भी आप अनुमान लगाते हो उसका आधार क्या होता है हाइपोथेसिस में? कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ कंट्री, जिस देश की संस्कृति या पृष्ठभूमि है, बिल्कुल ये बात ठीक है। वहां की यूनिवर्सिटी, बिल्कुल ठीक है। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, डी वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, नल हाइपोथेसिस इज व्हाट? नल हाइपोथेसिस क्या होता है? When there is no difference between variables, बिल्कुल ठीक बात है, अभी तक तो यही पढ़ रहे थे। The same as research hypothesis, नहीं। Subjective in nature, नहीं, ये subjective in nature भी नहीं होता, प्रकृति में व्यक्ति परक नहीं होता। When there is difference between variables, जब variables के बीच में difference है, नहीं, ये बात alternative hypothesis करेगा, ठीक है, alternative hypothesis ये बात करेगा, HA। अगला सवाल, रिसर्च हाइपोथेसिस आर व्हाट? अनुसंधान परिकल्पना क्या है? अ रिव्यू ऑफ रिसर्च, करंट रिसर्च, अ रिव्यू ऑफ करंट रिसर्च है, या स्टेटमेंट्स ऑफ प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, या स्टेटेड सच दैट दे कैन बी कंफर्म्ड और रिफ्यूटेड। रिसर्च हाइपोथेसिस को आप एक इस तरीके से स्टेटमेंट देते हो कि आप उसका कंफर्मेशन कर सकते हो या रिफ्यूज भी कर सकते हो। साथ ही जो स्टेटमेंट होता है वो हमेशा प्रिडिक्ट करता है रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में, बी और सी दोनों ठीक हो जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस? देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स रीडिंग लेवल।
देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स रीडिंग लेवल। ठीक है, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का पार्ट तो है, बट ठीक है, हमें क्या बताना है, एग्जाम्पल बताना, डायरेक्शनल। डायरेक्शन का मतलब कंक्रीट, दिशात्मक। देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन लेक्चर एंड ग्रुप इंस्ट्रक्शन। Group instruction is more effective than classroom, than lecture in the elementary classroom. There will be an increase in learning. अच्छा, देखो ये दोनों में क्या है, ये बता तो रहा है कि डिफरेंस है स्टूडेंट की रीडिंग लेवल में, लेकिन ये कंक्रीट बात बोल रहा है कि मोर इफेक्टिव है, ये ज्यादा इफेक्टिव है, ये कंक्रीट बात बोल दी, स्पेसिफिक बात बोल दी। ग्रुप इंस्ट्रक्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है लेक्चर से एलिमेंट्री क्लासरूम में। तो सी वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्म्यूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी नेसेसरी। हाइपोथेसिस का फॉर्म्यूलेशन कहां जरूरी नहीं है? सर्वे स्टडी में, फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च स्टडी में, एक्सपेरिमेंटल में जरूरी है, इसमें भी जरूरी है, इसमें भी जरूरी है, इसमें जरूरी नहीं है। जब आप हिस्टोरिकल रिसर्च करते हो तो वहां पे आपको हाइपोथेसिस परिकल्पना बनाने की जरूरत नहीं है। इतिहास तो ऑलरेडी आपके सामने गवाह के रूप में मौजूद है, उस पर क्या परिकल्पना बनाओगे आप। प्रश्न नंबर 8, गुड हाइपोथेसिस शुड बी व्हाट। एक अच्छी जो परिकल्पना होती है उसमें क्या होना चाहिए? फॉर्म्युलेटेड इन सच अ वे दैट इट कैन बी टेस्टेड बाय डेटा। बिल्कुल ठीक बात है, हम इस तरीके से उसका फॉर्मुलेशन करेंगे कि जिससे डेटा हम टेस्ट कर सके, डेटा के आधार पर। प्रिसाइज, स्पेसिफिक, कंसिस्टेंट विथ मोस्ट नोन फैक्ट। सबसे ज्ञात तथ्यों के साथ सटीक होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए और संगत होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। लिमिटेड स्कोप एंड शुड नॉट हैव ग्लोबल सिग्निफिकेंस। बिल्कुल ठीक बात है। ग्लोबल सिग्निफिकेंस नहीं, अगर इंडिया की स्टडी कर रहे हैं तो इंडिया की होना चाहिए, ग्लोबल सिग्निफिकेंस की स्टडी हमें नहीं करनी, लिमिटेड स्कोप की बात होनी चाहिए। इंडिया की बात है तो इंडिया की बात हो, अंटिल हम कोई कंपैरेटिव स्टडी ना कर रहे हो। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, बिल्कुल सब ठीक है। अगला सवाल, हाइपोथेसिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हाट। क्या ये एक हंच होता है ना? हाइपोथेसिस का मतलब, हंच को मतलब यहाँ पे इससे दर्शाया गया है कुबड़ के रूप में। क्या ये वाइल्ड गैस होता है? नहीं, ये हमेशा एजुकेटेड गैस होता है। ठीक है, एजुकेटेड गैस, हाइपोथेसिस हमेशा एजुकेटेड गैस होता है, एजुकेटेड गैस। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, तो ये भी गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया। अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय रिसर्चर व्हेन दे आर अटेम्प्टिंग टू गेट फंडिंग फॉर देयर रिसर्च। अच्छा, ये भी बात सच गलत है। अ प्रिडिक्शन ऑफ सम सॉर्ट रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम ऑफ स्टडी। ये बिल्कुल ठीक बात है। पॉसिबल आउटकम, हम एक स्टडी का जो पॉसिबल आउटकम है उसके बारे में एक अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ ये होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ हाइपोथेसिस। ये एक टेंटेटिव प्रोपोजिशन होता है, बिल्कुल ठीक बात है। वैलिडिटी जो होती है इसकी हाइपोथेसिस के अननोन होती है, बिल्कुल ठीक है। ये जनरलाइजेबल होता है, बिल्कुल ठीक है। ये सब हमने पढ़ा, आज ही पढ़ा, ऑल ऑफ द अबव। Question number 11. Which of the following is an advantage of stating hypothesis? It forces the researcher to think more deeply and specifically about the possible outcome of study. अच्छा, it simplifies the study, it clarifies definition, it reduces research bias. अब इस सवाल का जवाब आप मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। पैशनेट बनिए, अपना मोटिवेशन खुद बनिए। क्लास में जो कि प्रॉब्लम थी, टेक्निकल इशू था, इस वजह से दोबारा से इसको करना पड़ रहा है। बाकी कल की क्लास हमारी 9 बजे रहेगी। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।